देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्या कह रहा है तू? तूने वकील को पैसे नहीं दिए? हाँ, मैंने वकील को पैसे नहीं दिए। अब तू इतना गिर गया है कि तू इन्हें बचाने के लिए झूठ भी बोलने लगा है। तूने वकील को नहीं दिए 2 लाख रुपए, तो फिर कहाँ गए वो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पैसे किसी और को दिए। किसको दिए? बताना। तू चुप क्यों है? उस दिन भी तू सोनम को 2 लाख के बारे में बताते बताते ना चुप हो गया था। जिसके पास ना कोई जवाब ना हो ना, वो ऐसे ही चुप हो जाता है। माँ, अगर किसी के पास कोई जवाब ना हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो बताना ना चाहता हो। ये गोल गोल ना बात घुमा के तू अपनी बात सही नहीं ठहरा सकता है सिद्धार्थ। या तो तू मेरे पैसे वापस कर, या फिर तू ये मान कि तूने वकील को दिए हैं पैसे। मैंने पैसे वकील को नहीं दिए माँ, मैंने पैसे किसी और को दिए और तुम्हारे पैसे जल्द मिल जाएंगे। डूबने नहीं दूंगा तुम्हारे पैसे। सिद्धार्थ, बता क्यों नहीं देते? वो पैसे कहाँ गए? वक्त आने पे सब बता दूंगा वानी। मैं यही चाहता था कि ये हवेली तुम्हारे हाथों से ना जाए। इस पे काका का गुस्सा का और तुम्हारा पूरा हक है। सच कहूं तो मन में तो यही आया था कि 2 लाख रुपए तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं ये नहीं कर सकता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो पैसे मुझे देने पड़े। लेकिन पैसे मिल जाए, जल्दी मिल जाएंगे माँ। मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि तूने पैसे किसी और को दिए हैं या इनको बचाने के लिए बहाने किए जा रहे हैं। और अगर ये बात साबित हो गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? हाँ? सच बताओ सिद्धार्थ, क्या वाकई तुमने वकील को पैसे नहीं दिए? नहीं, मैंने वाकई वकील को पैसे नहीं दिए और अफसोस भी है मुझे इस बात का। तो फिर तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? और आंटी को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे पैसे दिए? माँ वही सोचती है जो सोचना चाहती है। सोनम को पता चला कि बैंक अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए, उसने आके मुझसे पूछा। मैं उसे कुछ ठीक से बता नहीं पाया। बस माँ ने सुन लिया। माँ को लगा कि वकील को भी 2 लाख रुपए देने थे।
और बैंक अकाउंट में भी 2 लाख रुपए जमा नहीं हुए। उनको लगा कि सारे पैसे मैंने वकील को जाके दे दिए, बस। और तुम्हें कैसे पता था? तुम तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो सिद्धार्थ, जब आंटी ने उस दिन मुझे इतना सब कुछ बोला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने ये भी बोला कि ये बात तुमने खुद उन्हें बताई। वानी, महाभारत के युद्ध के पीछे 100 कौरव और एक शकुनी मामा था, लेकिन मेरी माँ महाभारत का युद्ध अकेले करा सकती। हर बार गलती करती हूँ और तुमसे सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी। दोस्त भी मुझे बनाया तो लड़ोगी भी तो मुझसे ही। वो तो है, लड़ूंगी तो तुमसे। हाँ दीदी, ये बात तो है। अब एक सही काम और करो, सिद्धार्थ भैया को चाय तो पिला दो। क्यों नहीं, अभी बना के लाती हूँ, बैठो तुम। क्या बात है भैया, आज अकेले अकेले बैठ के चाय पी रहे हो? क्या करूं, मेरा भाई कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है। अरे भैया, भैया ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं ना, पहले कितना फ्री रहता था मैं। अब थोड़ा सा भी काम करता हूँ तो आपको लगता है मैं बहुत बिजी हो गया। तू मुझे ये बता रहा है, मैं सब जानता हूँ अर्जुन, तू क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अचानक से काम को लेकर इतना सीरियस हो जाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अखरता भी है। तू अचानक काम को लेकर इतना सीरियस हो गया है कि मौज मस्ती भूल गया। भैया आप भी ना क्या क्या सोचने लगते हो। आप जानते हैं ना, डैड मुझे डांटते रहते थे, कितना डांटते थे। माँ भी कहती थी कि तू कब तक बच्चा रहेगा, अरे अब तो बड़ा हो जा, अपने भाई के काम में हाथ बटा। तो बस भैया वही कर रहा हूँ। भैया मैं कब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आंखें चुराता रहूंगा। तेरी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगने लगा है कि तू सचमुच मुझसे बड़ा हो गया है। पता है डैड को क्या लगने लगा है? उनको लगता है कि म्यूजिक छोड़ने से तेरे चेहरे की मुस्कान चली गई। डैड को तेरा उदास होना बिल्कुल पसंद नहीं है। लो भाई, मैं आपको कहीं से उदास लग रहा हूँ? भैया मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भैया। और मैंने कोई म्यूजिक को छोड़ा नहीं है, बस पोस्टपोन किया है। भैया बहुत जल्द आप मुझे गाना गाते सुनेंगे, वादा करता हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। भैया मैं जानता हूँ आप और डैड मेरी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। डैड ऊपर से कितना भी लड़ लें, कितना भी झगड़ लें, मैं जानता हूँ अंदर से बहुत चाहते हैं मुझे भैया। लेकिन अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, खुद करना चाहता हूँ कुछ। और भैया अप्स एंड डाउन तो जिंदगी में चलते रहते हैं, अब ये ना हो तो जीने का मजा गया। और मैं बिल्कुल बड़ा नहीं हो रहा हूँ, बस थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात। अरे साले साहब, इतना तला हुआ खाओगे तो दिल की बीमारी का शिकार हो जाओगे। अरे जीजा जी, चिंता क्यों करते हैं, हमारा दिल बहुत मजबूत है। हाँ, और फिर चिकनाई तो बहुत जरूरी होती है दिमाग को चलाने के लिए। और आपको तो पता ही है कि हमारा दिमाग कितना चलता है आजकल है। तो फिर हवेली के केस में चलाना कैसे भूल गए, जो अभी भी अपने दिमाग को बंद करके रखा है कि आगे क्या करना है। जीजा जी, अपने दिमाग पे जरा जोर डालिए और सोचिए, ये जो हवेली को हासिल करने का जो प्लान है ना, वो मेरे दिमाग का ही खेल है।
और सारा दिन जो मैं खेल खेला करता हूँ ना उस हवेली के लिए, वो इसी दिमाग से खेलता हूँ। अब ऐसे में ये ससुरा वकील जो है कमजोर पड़ गया तो मैं क्या करूं बताओ। अरे माना कि साले साहब ये आपके दिमाग का ही खेल है, लेकिन वकील भी तो आप ही चुन कर लाए थे। अरे जीजा जी, हमारा भी वकील तगड़ा था। अब हम लोग हवेली वालों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए तो क्या करें। और उन्होंने वकील भी तो कितना बड़ा किया है, जयपुर का सबसे बड़ा वकील शेखावत। हमारी ही मति मारी गई थी, हमने शेखावत के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। शेखावत के आगे तो अपना वकील कमजोर पड़ नहीं था ना जीजा जी। चलो जो हुआ सो हुआ, पर सच्चाई ये है कि पैसे की ताकत के आगे बाकी सारी ताकत फेल है। अगर कोई उनकी मदद कर भी रहा है तो आखिर कब तक करेगा। वही तो, अरे वही तो जीजा जी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो राघवेंद्र के साथ खड़ा है और हमको दिख ही नहीं रहा है। वो भी पता चल जाएगा। बस तुम इतना करो कि शेखावत से मिलने का रास्ता निकालो। अरे जीजा जी, मैंने वो भी पता किया था। अब वो किसी केस के चक्कर में जयपुर से बाहर गया हुआ है। अब 5-6 दिन बाद आएगा वो। क्या करें बताओ। ठीक है, उसके आते ही मीटिंग फिक्स करो उसके साथ। अरे अरे जी क्या बोल रहा है? आपको क्या लगता है, हैं? वो हमारी मदद क्यों करेगा? वकील उनका है और खबर हमको देगा वो, हैं? जब हमारा हो जाएगा तब तो बताएगा ना। मतलब? मैंने कहा ना, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम शेखावत को उसकी फीस का दुगना पैसा देंगे तो हमारे लिए नहीं लड़ेगा वो। और जब वो हमारी तरफ से लड़ेगा तो उसको हमारे फायदे की बात तो बताना ही पड़ेगी। क्या बात है जीजा जी, वाकई में आपका भी दिमाग है बहुत तेरा। साले साहब भूलिए मत, अगर आपका दिमाग चलता है ना तो हमारा भी दौड़ता है। क्या बात है जीजा जी, वाह मजा आ गया। अब की है ना आपने हरिहर के जीजा जी वाली बात, इसी बात पे लीजिए पकौड़ा खाइए। तुम तो साले साहब बस समझ लो उस वकील से, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जीतते हैं वो केस और कितने दिन रह पाते हैं उस हवेली में। जी आपका नाश्ता रख दो। और बताइए आजकल क्या खबरें पहुंचाई जा रही हैं वहाँ? जी मैं तो कुछ भी नहीं। ये में क्या लगा रखा है? तुम्हारे और दादा साहब की वजह से वो हवेली हमारे हाथ में आते आते रह गई। अगर तुम जाके काका साहब को हमारे प्लान के बारे में नहीं बताती तो आज वो हवेली हमारे पास होती। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो हवेली हमारे पास ही होगी। और एक बात और, हमारा सिर्फ एक प्लान फेल हुआ है। अभी हमारे पास और भी रास्ते हैं उस हवेली को पाने के। आप इन गलत कामों में क्यों लगे हुए हैं? अपने घर में किस बात की कमी है? सब कुछ तो है। और फिर किसी का घर छीनकर क्या हासिल हो जाएगा? जिस घर में तुम्हारे और दादा साहब जैसे दानवीर बैठे होंगे ना उस घर में तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाएगा। अगर तुम लोगों को छूट दे दी जाए ना तो तुम लोग तो अपना पूरा घर दान में दे दो। नहीं बेटा, गलत कह रहे हो तुम। बड़े बूढ़ों का कहना है कि जितना ज्यादा दान दोगे
उतनी ही घर में बरकत होगी। मैं कहता हूं अभी भी समय है, कुछ सीख लो। तुम जिस राह पर चल रहे हो ना, उस पर चलकर किसी को कुछ नहीं मिला। तुम्हारे सामने बैठा हूं, इस बात का सबूत। कम से कम मेरी हालत देखकर तो कुछ सीख समझ लो। दादा साहब, जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ हुआ हो मेरे साथ भी हो। और आप मुझे सलाह मत दीजिए। और वैसे मैं आपसे एक बात बोलूं, आप अपनी सलाह ना अपने पास ही रखा करो, क्योंकि आपकी उम्र अब सलाह देने की नहीं रह गई है। आप तो एक काम करिए कि एक कोने में बैठ के पूजा पाठ कीजिए, वो अच्छा होगा। ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं दादा साहब से? कैसे बात कर रहा हूँ? दादा साहब की उम्र नहीं हो गई है क्या? अरे अब इन्हें क्या जरूरत है बिजनेस के पचड़ों में पड़ने की? ठीक है बेटा, ये तो सच है कि मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मुझ जैसे बूढ़े जो बात भी कहते हैं ना, वो किताबी नहीं होती। उनमें जिंदगी के अनुभव छुपे होते हैं। तुम्हें इस बूढ़े की बात आज नहीं तो कल जरूर समझ आएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, उस हवेली को हासिल नहीं कर पाओगे। मदन, ये हेज पे कुछ कीड़ा सा लगता दिखाई दे रहा है बेटे। ऐसे करना, स्प्रे ले आना, इसको स्प्रे कर देना। मौसम भी बदल रहा है ना, और इसकी थोड़ी छटाई कर देना क्योंकि आउट ऑफ शेप हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। ओह, पॉलिश भी नहीं सूखी अभी तो। माँ का फोन ही उठाना ही पड़ेगा। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बेटा, इतनी देर बाद फोन कैसे उठाया? सो रही थी क्या? अरे कोई सोने का टाइम है क्या? नेल पॉलिश लगा रही थी। बस तू अपनी नेल पॉलिश ही लगाती रहना। बहन के हाथों में मेहंदी लगाने की तो कोशिश मत करना। कितनी कोशिश तो कर रही हूँ माँ, मैं क्या करूँ? अरे जिसकी शादी होनी है उसकी तरफ से तो जीरो कोशिश है। मेरी बहन भी ना कमाल है एकदम। बिजनेस में इतनी स्मार्ट है और लाइफ में एकदम बेवकूफ। क्यों, क्या हुआ? कितनी बार मैंने उसे इनडायरेक्टली हिंट किया है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। आखिर उसे कौन समझाए कि दोस्ती के आगे भी रिश्ते होते हैं। तू जल्दी से बेटा कोई चक्कर चला, यहाँ उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। कल ही तुम्हारे डैड कह रहे थे कि और कितने दिन रहने वाली है नेहा वहाँ। वो उसे जल्दी बुलाने वाले हैं ताकि वो यहाँ लड़कों से मिल सके। अरे माँ, डैडी को समझाइए, कोई भी आ जाए अर्जुन के मुकाबले नहीं होगा। बेटा तू अपने डैड को तो जानती है ना, अपनी मर्जी से अगर ये रिश्ता हो गया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जरा सी भी भनक पड़ गई कि हम इसमें शामिल हैं, ये वो कभी मंजूर नहीं करेंगे। तू बेटा जल्दी से कुछ कर। हाँ माँ, सोचती हूँ अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सोचते ही रहें और अर्जुन को कोई और ले उड़े। सोचती हूँ कुछ करने का। मम्मी, फोन रख रही हूँ। हाँ, सासू माँ रही है। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। वो मम्मा का फोन था। अच्छा, तो कैसी है हमारी समदन जी? ठीक तो हैं? हाँ मम्मी, वैसे तो ठीक है।
लेकिन ना बोर हो रही हैं। कह रही थी नेहा को जल्दी वापस भेज दो। अरे बहू, तो समदन जी से कहो ना कि यहीं आ जाएं, थोड़े दिन हमारे साथ रह लें। जब नेहा वापस जाएगी तो वो साथ ही लौट जाएंगी ना। अरे नहीं मम्मी, नेहा को यहाँ छोड़ने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल पापा ना उसकी शादी के लिए सोच रहे हैं। अरे तो क्या गलत सोच रहे हैं समधी जी, नेहा की अब शादी की उम्र हो गई है। नेहा इतनी प्यारी लड़की है कि बस जो भी लड़का उसे मिलेगा बड़ा नसीब वाला होगा। वैसे मम्मी, अब हमें अर्जुन की भी तो शादी के बारे में सोचना चाहिए ना। अरे जैसे नेहा की शादी की उम्र हो गई है, अब अर्जुन भी तो बच्चा नहीं रहा। और अच्छी बात तो ये है कि अब वो काम में भी इंटरेस्ट लेने लगा है। अच्छा याद दिलाया तुमने बहू, पंडित जी गांव से लौट आए होंगे, मैं तुरंत जाके मिलती हूँ उनसे। अरे जाने दीजिए ना मम्मी, छोड़िए उस लड़की को। क्या बस वही एक लड़की रह गई है? हम और अच्छी लड़कियां देख लेंगे। अरे क्यों नहीं मिलेगी, कहीं गायब थोड़ी हो गई होगी, रहती तो इसी शहर में होगी। मुझे कोशिश तो कर लेने दो, कोशिश करने से क्या नहीं होता। मैं तो एक बार ज़रूर कोशिश करूँगी, अगर वही लड़की मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो फिर और कोई लड़की ढूंढ लेंगे। तो लगाती रहे अपनी नेल पॉलिश, और कोई काम तो है नहीं तुझे सारा दिन श्रृंगार करने से। रख देती हूँ, नहीं लगाती। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, खामखा में रख रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या करूं, किसी को समझ नहीं आता। कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये अजीब जाल था जो अनुराधा बुन रही थी। एक साफ सुथरे खुशगवार माहौल में लगातार उसकी कोशिश थी कि उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए, इस बात से बेखबर कि फूलों को कस के पकड़ने से फूल हमारे नहीं होते, मुरझा जाते हैं। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना।